बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज। ये इस बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। तो इंट्रोडक्शन है इसका। अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड, observed or recorded at more or less regular interval of time each hours, days, month, quarter or years। यानी इस टाइम सीरीज क्या है, इसमें डाटा हमारे पास रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर होगा। वो मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, आवरली भी हो सकता है। तो इस तरह अगर रेगुलर इंटरवल के अंदर हम डाटा को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो इसको हम कहेंगे ये डाटा टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। The analysis of a time series is a process by which a set of observation in a time series is analyzed. Time series analysis is rather a difficult topic, but we shall limit our discussion to the basics of time series analysis। यानी इसमें हम बेसिक्स जो इसके हमारे पास चार ट्रेंड होते हैं उनको हमने देखना है, जो चार वेरिएशन होती हैं टाइम सीरीज की। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हमने यही देखना होता है कि जो टाइम के इफेक्ट हैं, जो वेरिएशंस के इफेक्ट हैं, उनको हमने रिमूव करके एनालिसिस करना होगा। और एक और चीज जो हम इसका पहले टाइम का पैटर्न देखने के लिए हिस्टोरीग्राम बनाते हैं। हिस्टोरीग्राम से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास वेरिएशंस आ रही हैं उनका रुझान क्या है। वो कैसे हिस्टोरीग्राम होता है कि हम एक्स एक्सिस पे टाइम को कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस पे जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी, डाटा होगा, उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। और फिर हम जिस तरह स्कैटर डायग्राम बनाते हैं उसी तरह डॉट्स लगाकर उन डॉट्स को आपस में मिला देंगे तो वो हिस्टोरीग्राम बन जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता होता है कि हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में क्या फर्क है। तो हिस्टोरीग्राम जो है ये ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज जो है इसको हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं। और हिस्टोग्राम आप लोगों को पता है, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कि वो एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है। ये वो बता रहा है हिस्टोरीग्राम के बारे में। अब हमारे पास मेन चार कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज हैं। उसमें से हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला सेकुलर ट्रेंड, इसको टी के साथ डिनोट करना है। सीजनल वेरिएशन, इसको एस के साथ डिनोट करेंगे। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इसको सी के साथ डिनोट करेंगे। उसके बाद इरेगुलर और रैंडम वेरिएशंस, इसको हम आई के साथ डिनोट करेंगे। अब हर एक की हम अलग-अलग आगे डिटेल पढ़ेंगे। सेकुलर ट्रेंड क्या है? ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट है, यानी लॉन्ग टर्म वेरिएशन जो डाटा के अंदर आएगी, इसमें ये मोर देन 10 years वेरिएशन इसके अंदर होंगी। यानी वेरिएशन जो है डाटा के अंदर 10 सालों के बाद जो है शो हो रही होंगी, इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स कहते हैं। The long term trend is a peculiar characteristics of most of the economic variations such as sales। ये उन्होंने इसका वो बताया है कि ये 2001, 2002 एंड सो ऑन। तो ये जो वेरिएशन है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड को शो कर रही है। ये हमारे पास एक तरफ ईयर्स को शो किया गया है और दूसरी तरफ बैग सोल्ड इन हंड्रेड्स।
सीजनल वेरिएशन ये हमारे पास शॉर्ट टर्म वेरिएशन होती हैं। ये साल में कई दफा इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, वेदर चेंज हो जाए या कोई हमारे पास क्या आ जाए, सीजन जैसे हमारे पास ये चल रहा है, मैचेस चल रहे हों या कोई फेस्टिवल, ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा था, फेस्टिवल अगर कोई आ जाए तो उसकी वजह से जो सेल्स में हमारे पास चेंजिंग आएंगी उसको हम सीजनल वेरिएशंस कहेंगे। तो सीजनल का मतलब सिर्फ वो सीजन वेदर वाला नहीं होगा, फेस्टिवल्स या मेले वगैरह जो होते हैं इस तरह की अगर भी कोई चीजें आएंगी उसकी वजह से भी अगर हमारी सेल्स या हमारे पास जो चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें वेरिएशंस आती है तो उसको हम सीजनल वेरिएशंस कहते हैं, और ये शॉर्टर देन 1 ईयर इसका पीरियड होता है। जैसे हमारे पास त्योहार आते हैं, ईद आ गई तो उसकी वजह से सेल्स में इजाफा हो जाए या कमी आ जाए किसी वजह से, तो ये सारे सीजनल वेरिएशंस के अंदर आएंगे। उसके बाद है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ, और ये भी लॉन्ग पीरियड ऑसिलेशंस अबाउट लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। We tend to occur in more or less regular pattern over a period of a certain number of years. जैसे हमारे पास बिजनेस साइकिल होता है, इसकी फ्लक्चुएशंस उसी तरह होती हैं, और इसका जो पीरियड है वो 10 या 10 से ज्यादा साल का भी हो सकता है। आगे जो बिजनेस हमारे पास बिजनेस साइकिल होता है उसके जो 4 हमारे पास सिचुएशंस होंगी, ये जो बिल्कुल ऊपर इसको पीक कहते हैं, ये रिसेशन होता है कि बिल्कुल उसके डेप्थ पे आ जाता है, इसका भी नाम है, और फिर ऊपर जा रहा है तो इसको रिकवरी कहते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे यूज होंगी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पीक पीरियड होता है उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, पीक पीरियड से नीचे आएगा तो उसको हम पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद बिल्कुल नीचे जो आएगा उसको रिसेशन हम कहते हैं, रिसेशन और डिप्रेशन, पीक का जो उल्ट होगा बिल्कुल नीचे होगा, और फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको रिकवरी या एक्सपेंशन कहेंगे। ये जो ऊपर जा रहा है ये रिकवरी या एक्सपेंशन, ये प्रॉस्पेरिटी था, और ये हमारे पास क्या है, डिप्रेशन है, और ये कंट्रैक्शन है जो नीचे पीक के बाद नीचे की तरफ आ रहा होगा। जो बिल्कुल नीचे आ जाएगा वो रिसेशन या डिप्रेशन में आ जाएगा। जब फिर ऊपर बूम की तरफ जाना शुरू होगा तो उसको रिकवरी हम कहेंगे। रिकवरी या एक्सपेंशन दोनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, और जो नीचे बिल्कुल होता है वो रिसेशन और डिप्रेशन होता है। ये उन्होंने शो भी किया पीक पीरियड, इसको बिल्कुल नीचे को ड्रॉप भी कहते हैं, और फिर ये एक्सपेंशन है, और फिर ये पीक है। और हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, जो इनके दरमियान से गुजर कर जाएगी, फ्री हैंड कर्व के साथ उन्होंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है। लास्ट हमारे पास है इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। ये रैंडम या एक्सीडेंटल वेरिएशंस भी इनको कहते हैं, जो अचानक आती हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे फ्लड आ जाए, ड्रॉट, स्ट्राइक्स, फायर्स, अर्थक्वेक्स, इस तरह की जो भी आफात वगैरह आ जाती हैं वो इरेगुलर या रैंडम वेरिएशंस कहलाती हैं।
जैसे अर्थक्वेक आया था तो उसकी वजह से दोबारा कंस्ट्रक्शन जब शुरू होती है तो सीमेंट्स वगैरह और इस तरह की चीजों की सेल बढ़ जाती है, तो ये क्या होगा, इरेगुलर वेरिएशन की वजह से या रैंडम वेरिएशन की वजह से वो सेल बढ़ी होगी। तो इसका भी टाइम पीरियड जो है कोई फिक्स नहीं होगा, ये रैंडम होगा। उसके बाद है टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन। टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, जो इफेक्ट है हमारे पास ऊपर वाले चारों चीजों का, ट्रेंड का, सेकुलर ट्रेंड का, सीजनल वेरिएशन का, साइक्लिकल वेरिएशन का और रैंडम वेरिएशन या इरेगुलर वेरिएशन का जो हमारे पास इफेक्ट है, इस इफेक्ट को जब हम रिमूव करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, द टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन। The time series analysis is mainly concerned with the decomposition of the observed series data, its components, so as to estimate their separate effect. Sorry, इसका रिमूव नहीं करते बल्कि इसमें हम उसका सेपरेट इफेक्ट देखते हैं हर एक का। रिमूव वो आगे डी ट्रेंडिंग आता है या डी सीजनलाइजेशन जब आता है उसमें हम उनके इफेक्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, इसमें हम उसके इफेक्ट को चेक करेंगे। टू डू दिस वी मस्ट मेक assumption above relationship existing among the various components. Accordingly, these components are assumed to be either the multiplicative relationship या फिर additive relationship, यानी उनके दरमियान जो हमारे पास टी एस सी आई हैं, ये चार कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मल्टीप्लिकेटिव है या फिर एडिटिव है। अगर मल्टीप्लिकेटिव होगा तो हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करेंगे, अगर एडिटिव होगा तो एडिटिव मॉडल हम उसके लिए यूज करेंगे, उनको मेजर करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हमारे पास क्या होता है, इन तमाम फैक्टर्स को, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब हमारे पास एडिटिव आता है तो इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनालाइजिंग द सेकुलर ट्रेंड। अब हर एक को हम अलग-अलग एनालाइज करेंगे। पहले हमने सेकुलर ट्रेंड पढ़ा है जिसको हम टी के साथ डिनोट करते हैं। तो सेकुलर ट्रेंड के आपके पास एक तो इनके नाम सबको पता होना चाहिए कि सेकुलर ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है। इसका क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि नीचे वो ऊपर हमें बताएगा द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व इज एनालाइजिंग फॉर, नीचे आ जाएगा सेकुलर ट्रेंड या हमारे पास सीजनल ट्रेंड, जितने भी ट्रेंड हैं उनके नाम लिख देंगे। तो हमें मेथड का पता होना चाहिए कि ये मेथड किस कंपोनेंट्स के लिए है। तो इसके चार कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, चार मेथड्स हैं इस कंपोनेंट के। पहला है द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, फ्री हैंड कर्व। उसके बाद है द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, उसके बाद है द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और लास्ट वन है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। लीस्ट स्क्वेयर जो हम रिग्रेशन में भी यूज करते हैं। ये चार मेथड्स आपको पता होना चाहिए। पहला जो द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व है, इसमें हम उसी तरह हिस्टोरीग्राम बना लेते हैं और जो पॉइंट्स हिस्टोरीग्राम के होते हैं उनके दरमियान से फ्री हैंड कर्व लगाते हैं जो उनके ऑलमोस्ट दरमियान से गुजर रही होगी। तो इस मेथड को हम कहेंगे ये फ्री हैंड कर्व मेथड है सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने का। अब इसमें क्योंकि ये फ्री हैंड कर्व है, हर बंदा लाइन जो लगाएगा हर एक की डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं लाइन लगा रहा हूं फ्री हैंड, वो हो सकता है किसी और पॉइंट्स के ज्यादा करीब हो, आप लगा रहे हो वो किसी दूसरे पॉइंट्स के ज्यादा करीब हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी।
उसके बाद है द मेथड ऑफ सेमी एवरेज। सेमी एवरेज मेथड में क्या करते हैं, हम डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनकी फिर एवरेज निकाल लेते हैं। जैसा कि ये देखें, डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उनकी एवरेज निकाली और उन एवरेजेस को हम ड्रा कर देंगे इस डायग्राम के अंदर। दोनों एवरेजेस को जो पॉइंट्स बनेंगे उनको स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देंगे। तो ये वाली जो होगी इसको हम सेमी एवरेज ट्रेंड कहेंगे। ओरिजिनल ट्रेंड अगर हम उस पर लगाएंगे तो ये जो ज्यादा डॉट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये ओरिजिनल हिस्टोग्राम था। तो स्ट्रेट लाइन जब बनेगी, ये देखिए स्मूथ बन गई है, तो इसका जो है ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। ये जो इफेक्ट था इसका सर्कुलर ट्रेंड वो रिमूव करके ये सीधी बिल्कुल लाइन आ गई है। इसको हम सेमी एवरेज ट्रेंड कहेंगे। याद रहे कि सेमी एवरेज ट्रेंड में हम क्या करते हैं, डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उसकी एवरेज निकाल ली। दोनों एवरेजेस को हम ड्रा कर देंगे, 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, उन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा सेमी एवरेज मेथड। उसके बाद है द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, ये हम देखते हैं कि पीरियड्स हमारे पास जो वेरिएशंस आ रही हैं वो किस पीरियड्स की हैं। क्वार्टर वाइज चेंजिंग है, ईयरली चेंजेस हैं, हाफ ईयरली हैं, उसके मुताबिक हम मूविंग एवरेज निकालेंगे। अगर क्वार्टरली पीरियड्स है तो फिर क्या हो जाएगा, क्वार्टर में 3 मंथ आते हैं तो 3 मंथ मूविंग एवरेज हो जाएगी। हाफ ईयरली होगा तो उसमें 6 मंथ मूविंग एवरेज हो सकती है कि 6 मंथ को आप लेंगे। तो इसी तरह 2 ईयरली भी हो सकता है मूविंग एवरेज। अगर ईयरली डाटा हमारे पास है उसको 2 ईयरली कर लें, 4 ईयरली, 3 ईयरली, 5 ईयरली, जितना भी उसमें वो बताएगा उतनी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और उतने पे ही डिवाइड कर लेंगे। अगर 4 ईयरली कर रहे हैं तो पहले 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे और 4 पे डिवाइड कर लेंगे, फिर हम पहली वैल्यू छोड़ के उससे अगली वैल्यू उसमें शामिल कर लेंगे। पहली वैल्यू को छोड़कर उससे अगली वैल्यू को शामिल करेंगे तो फिर वैल्यूज तो 4 ही होंगी, 4 पे ही डिवाइड करेंगे, फिर हम एक को ऊपर छोड़ के फिर उससे अगली वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरह हम एंड तक ये प्रोसेस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, 4 पीरियड मूविंग एवरेज कहलाएगी। वो पीरियड ईयर का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, डेज का भी हो सकता है, जिसमें डाटा होगा उसके मुताबिक। तो इसकी अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देख लें, ये उसके फार्मूला थे। ये देखें इन्होंने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाली है, ईयरली डाटा गिवन है और वो कह रहा है 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालें। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए क्या किया है, इन 3 वैल्यूज को, ये जो स्टार्ट में पहले 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों को ऐड किया है, ये आंसर आया है, और फिर उसकी एवरेज यानी 3 पे डिवाइड कर दिया तो ये 19.4 उसकी एवरेज आ गई है। इसी तरह फिर 18 को उसने छोड़ दिया और 24.2 को शामिल कर दिया तो 64.3 बना, इसकी एवरेज निकाली तो ये हमारे पास आ गई। तो इस तरह ये 3 ईयर मूविंग एवरेज एंड तक निकाल लेगा। लास्ट वैल्यू की नहीं निकलेगी क्योंकि हमारे पास जब ये 2 वैल्यूज करते हैं तो इसके बाद तीसरी वैल्यू नहीं कर सकते, तो इसकी एवरेज हमारे पास यहाँ नहीं निकल सकती। हम इसको लास्ट 3 वैल्यूज जहां तक बनेगी उसके अगेंस्ट जो बनेगी उसको हम
ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 ईयरली भी इसी तरह होगा, 7 ईयर भी इसी तरह होगा। 5 ईयर में आप 5 वैल्यूज को लेंगे, 7 ईयर में आप 7 वैल्यूज को लेंगे। जब हम ऑड नंबर्स में लेते हैं 3, 5, 7, तो जब इनकी एवरेज हम लेते हैं तो वो इसके दरमियान वाली वैल्यू पे आ जाती है, किसी एक ईयर के बिल्कुल सामने आ जाती है ये वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 19.4 था, ये 1981 के सामने आ गया है। नेक्स्ट 21.4 था, ये 1982 के सामने आ गया है। लेकिन अगर हमारे पास ये 3, 5, 7 ऑड नंबर्स के अलावा इवन नंबर्स में हम मूविंग एवरेज निकालेंगे तो वो इनके दरमियान नहीं आएगी एवरेज। फॉर एग्जांपल पहली 4 वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो इनके दरमियान कहीं लाई करेगी, तो फिर हम उसकी दोबारा एवरेज लेना पड़ती है ताकि उसके किसी एक ईयर के सामने आ जाए। तो उसकी भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 4 ईयर मूविंग एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो इसको कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास क्वार्टर वाइज, ये 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज है, ईयर नहीं है क्योंकि ये क्वार्टर्स वाइज डाटा है। पहले इन चारों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर, सॉरी ये इसमें वो लिंक लगा हुआ है वो खुल जाता है। तो 355 आ गया। फिर हम ऊपर वाली एक को छोड़ देंगे, नेक्स्ट को शामिल करेंगे तो 362, ये इनके टोटल्स हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि टोटल ना करें, डायरेक्ट उनकी एवरेज ले लें तो भी हो सकता है। ये उन्होंने क्या किया है, पहले इसकी टोटल लिए हैं, फिर दोबारा इन दोनों के टोटल ले लिए हैं। उसको सॉरी क्लिक हो जाता है वो दोबारा टोटल इन दोनों को लेकर वो इसके सामने आ जाएगा थर्ड क्वार्टर के। फिर इसकी एवरेज अब लेंगे तो इसको वो डिवाइड कितने पे करेगा, 8 पे डिवाइड करेगा। 8 पे डिवाइड करने से हमारे पास, 8 पे क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास पहले ये 4 वैल्यूज थी, इनको ऐड किया था तो 4 पे डिवाइड करने के लिए हमें 4 पे डिवाइड करना पड़ता है एवरेज लेने के लिए। और अब क्योंकि हमारे पास ये भी 4 वैल्यूज का है तो इसलिए हम इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि इन को 4 पे डिवाइड कर देता पहले जो उसने लिए हैं, फिर अगली जो 4 हैं उनको भी 4 पे डिवाइड कर देता, तो फिर जो इनकी एवरेज लेता तो उसको 2 पे डिवाइड कर देता, तो फिर भी यही आंसर आना था 89.6। वो भी आप लोग करके देख लेना। उसके बाद है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, इसको चैप्टर नंबर 12 में भी हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिस तरह होती है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स की बजाय टी होगा, टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह हम इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बना लेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के तहत बनती हैं और उनका शॉर्ट फार्मूला भी यही था कि जो अननोन होते हैं उसके साथ हम देखते हैं, जो भी वैल्यूज है उसके साथ हम समेशन अप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशंस के साथ। पहले ए है, इसके साथ कुछ नहीं है तो सिर्फ समेशन अप्लाई हो जाएगा पूरी इक्वेशन के साथ, पहली नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगी। बी के साथ क्या है, टी है, तो समेशन टी को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। इनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी जो अननोन है उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उनको हम पुट करके ये वैल्यूज फाइंड कर लेंगे ए और बी की। ये प्रोसेस
गिवन है। अब इसमें हमने जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स हमारे पास 19 या 2001 2002 इस फॉर्म में होते हैं, तो ईयर्स को हम कोड कर लेते हैं। अब कोड करने का मेथड ये है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो दरमियान में जो ईयर्स होगा उसको 0 और उससे ऊपर वाले को -1 -2 और उससे नेक्स्ट वाले को 1 और 2, इस तरह हम नंबर्स दे लेंगे। यानी उससे जो प्रीसीडिंग होगा उसको नेगेटिव एक एक हम कम करते जाएंगे और उससे अगले की तरफ आएंगे तो एक एक बढ़ाते जाएंगे। दरमियान में जो होगा उसको हम 0 कोड दे देंगे। अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं तो वो हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो हम उनको हाफ हाफ चेंज करें, अगर हाफ हाफ चेंज नहीं करना तो फिर हम उसको 2 चेंज करेंगे। हाफ 1 चेंज करेंगे या 2 चेंज करेंगे। अगर 1 चेंज करना है तो हमें ये जो दरमियान में अब इवन नंबर्स होंगे वैल्यूज, तो दरमियान में 2 वैल्यूज आएंगी, तो 2 वैल्यूज जो बड़ी होगी उसको +0.5 दें और जो छोटी वैल्यू होगी उससे प्रीसीडिंग उसको -0.5 वैल्यू दें और 1 उनमें पीछे की तरफ जाना है तो डिक्रीज करते जाना है, आगे जाना है तो इंक्रीज करते जाना है। 0.5 थी तो 1.5 2.5। इसी तरह अगर हमने जो गैप है वो 2 का लेना है तो फिर क्या करेंगे, जो दरमियानी 2 वैल्यूज आती हैं जैसा कि ये 1980 और 1981 है, इनमें जो बड़े वाली होगी उसको +1 करें और छोटे वाली को -1 करें और फिर इनका 2 हम कम करते जाएं अगर पीछे जाना है और आगे जाना है तो 2 बढ़ाते जाएंगे। तो ये प्रोसेस है और इसका मजीद आप लोगों ने ये वाले जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो मजीद आपको इसकी समझ आ जाएगी। बाकी मेथड वही रिग्रेशन वाला है, इसको कैलकुलेट करने का। तो कैलकुलेट करके फिर लाइन को फिट करना पड़ता है, जो भी हमारे पास वैल्यूज थी उनको आप उस लाइन के अंदर फिट कर देंगे तो वो जो वैल्यूज आएंगी उनको फिर हमने यहाँ पर ड्रा करना है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ड्रा होंगी। ये आगे एग्जांपल है, इसमें उन्होंने ये शो किया गया है, एक्स लिया है और ये हमारे पास वह डिपेंडेंट वेरिएबल था और फिर इनको सेम जैसे हमने रिग्रेशन के अंदर सॉल्व किया था, आप टी भी रख सकते हैं और एक्स को अगर आप अपनी मर्जी से ईयर्स को अगर एक्स रखना है तो एक्स भी रख सकते हैं। प्रोसेस सेम वही होगा सॉल्व करने का, नॉर्मल इक्वेशंस बनाएं और वैल्यूज पुट करें, अननोन की वैल्यूज जो इक्वेशन होगी उसके अंदर फिट कर दें, तो आपके पास कोई भी फोरकास्ट वैल्यू करनी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप ईयर्स की वैल्यू देखें क्या बनेगी और उसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो डाटा हमारे पास गिवन था, अब वो कहता है कि 2005 के सेकंड क्वार्टर की वैल्यू फाइंड करें। अब 2005 का सेकंड क्वार्टर में हम देखेंगे कि हमारा एक्स क्या बनेगा। एक्स हमारा 2 के गैप से बढ़ रहा है, 2004 के चौथे क्वार्टर के बाद 2005 का पहला क्वार्टर आएगा, उसकी वैल्यू 17 आएगी। 2005 के सेकंड क्वार्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, तो हम x की जगह पे 19 पुट करके उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। इसी तरह आगे भी उसके चौथा क्वार्टर अगर करना होगा तो फिर हम उसकी जगह पे वैल्यू 19 के बाद 21 थर्ड क्वार्टर के लिए होगा और 23 जो है
हमारे पास उसके फोर्थ क्वार्टर के लिए वैल्यू हो जाएगी, वो पुट करेंगे तो प्रिडिक्ट हो जाएगा या फोरकास्ट हो जाएगा। डी ट्रेंडिंग, डी ट्रेंडिंग के अंदर हम इस ट्रेंड जो सेकुलर ट्रेंड है इसका इफेक्ट रिमूव करते हैं। आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रेंड बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड, जो हमने 4 मेथड पढ़े हैं, द नेक्स्ट स्टेप in the analysis of a time series is to remove its effect from the observed time series। यानी टाइम सीरीज जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें से इस ट्रेंड का जो इफेक्ट है उसको हम रिमूव करेंगे, तो उसको, इस प्रोसीजर को हम डिट्रेंडिंग कहते हैं, या इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डिट्रेंडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ट्रेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड डिट्रेंडिंग। A detrended time series is also known as a stationary time series। तो ये भी आप लोग याद रखें कि ऐसी टाइम सीरीज जो इसमें से डिट्रेंडेड की गई होगी उसको हम स्टेशनरी टाइम सीरीज भी कहेंगे। The data in detrending should fluctuate around the horizontal line as displayed by the dashed line in the following figures। जिससे हम डिट्रेंडेड कर देंगे, उसका इफेक्ट रिमूव कर लेंगे, वो डिट्रेंडिंग लाइन के साथ इस तरह जो है चलेगी। ये ओरिजिनल हमारे पास थी, इसमें से जब हमने डिट्रेंड कर दिया तो उसी शेप में ये इस तरह चलेगी। जब हम डिट्रेंड करते हैं, एक्चुअली अगर हमारे पास जो मॉडल था TSCI, इसमें से T हमारे पास था सेकुलर ट्रेंड, तो इसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, T पे डिवाइड किया जाता है, तो जो ट्रेंडेड बाकी बचेगा वो SCI हमारे पास बच जाएगा डिट्रेंडिंग करने के बाद। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल था, इसी तरह अगर हमारे पास एडिटिव मॉडल होता तो हम, हमारे पास मॉडल क्या होता, T प्लस S प्लस C प्लस I होता, तो हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करते, -T कर देते, तो ये यहां से रिमूव हो जाता, तो S प्लस C प्लस I, बाकी इफेक्ट्स बच जाते, ट्रेंड का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है इसमें से। चले, अभी कॉल भी एंड हो रही है, तो यहां तक हम इसको करते हैं। आज हमने सेकुलर ट्रेंड को पढ़ा है, उसके चारों मेथड्स, और फिर डिट्रेंडिंग क्या होता है उसको हमने पढ़ा है। ये जो चीज मैंने बताई है आपको अभी, ये वो वाली चीज लिखी हुई है जिसके अंदर हम टी को जो है रिमूव करते हैं। तो किसी का आज के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज।